हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में। मैं नीरज कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेट के एग्ज़ाम को लेकर मैंने जो ये सीरीज़ तैयार की है, आई होप कि इससे आप अपनी तैयारी को परखने में कामयाब होंगे और अपनी जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। श्रृंखला 3 पेट के एग्ज़ाम की सीरीज़ तीसरी, 2 हम पहले बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है वो कौन थे। ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर बिंबिसार। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर तो सभी जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात करें तो बिंदुसार थे, बिंदुसार के पुत्र अशोक थे, और अशोक के पुत्र की बात करें तो महेंद्र थे, और उनकी एक पुत्री भी थी संघमित्रा। और इन्होंने अशोक ने अपने पुत्र और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, आप जानते होंगे। क्या छोड़िए, जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात करें तो इनका पुत्र है बिंदुसार, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? देखो, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीनों को आप अच्छी तरह से रट लेना, समझ लेना, उनका सर और किस किस के बीच में हुए थे और कौन कौन विजयी हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। बाबर तथा लोधी साम्राज्य, बी बाबर तथा राणा सांगा, सी अकबर तथा हेमू, और डी अकबर तथा मेवाड़ राज्य। पानीपत के दूसरी लड़ाई की बात हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, लेकिन यहाँ पर दूसरी लड़ाई पूछी गई है तो यह दूसरे युद्ध की बात करें तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है प्रयाग, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी राजगृह। बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका जो आंसर है वो है सी कन्नौज। हर्षवर्धन ने, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज से थानेश्वर स्थापित की थी। अच्छी तरह से आप भी जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान गए होंगे, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 4, जेजा भक्ति प्राचीन नाम था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बंगेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या फिर विदर्भ का? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था वही था जेजा भक्ति। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। तो ऑप्शन है हसन निजामी, बी उतबी, सी फिरदौसी या फिर डी चंद्रबरदाई। तो इसका सही जो ऑप्शन है बी उतबी, इसका सही आंसर है। तो वही इनके जो इतिहासकार थे महमूद गजनवी के। प्रश्न 6 बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा, बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रटा भी पड़ा होगा आपको। बहुत ही आसान सा है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, या ये नारा किसने दिया था? गुरु नानक देव जी ने, बी दयानंद सरस्वती जी ने, सी स्वामी विवेकानंद या फिर डी राजा राम मोहन राय। बहुत ही आसान है, बी जो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती, उन्हीं के द्वारा कहा गया था वेदों की ओर लौटो। वे कहते थे कि जो वेदों की ओर हमें चलना चाहिए, वेदों की पर जो लिखा कुछ है, वेदों की संस्कृति को अपनाना चाहिए, वही सब इसमें कहा गया है। प्रश्न नंबर 7, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, सी आर दास, बी दादा भाई नरोजी, सी तिलक या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रश्न है। तो डी जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखो, दोनों बार बार पूछे जाता है एग्जाम में, या तो महात्मा गांधी के या फिर सुभाष चंद्र बोस के, तो दोनों को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ए जी के गोखले, बी सी आर दास, सी बी सी पाल या फिर बी जी सी आर दास, इनका बिल्कुल सही आंसर है। वही इनके जो राजनीतिक गुरु हैं, सुभाष चंद्र बोस के गुरु सी आर दास। प्रश्न नंबर 9, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था हमारे यहाँ पर, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यही प्रश्न है। नंबर 1 लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल होर या फिर लॉर्ड सैलिसबरी। तो 1919 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो बहुत ही आसान है, लॉर्ड जॉर्ज जो थे उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। प्रश्न नंबर 10, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक
देश कौन सा है, यह प्रश्न है। विश्व में कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ होती है? ए अमेरिका, बी ब्राजील, सी भारत या फिर डी मैक्सिको। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, सब जानते हैं, ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। बी जो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसलिए वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर, देखो एक जनसंख्या के आधार पर होता है, एक क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप, 7 महाद्वीप आज आप अच्छे से जानते होंगे। तो क्षेत्रफल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका या फिर डी अफ्रीका। तो कॉमन सा इसका आंसर है, एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। तो बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 11वें का बी सही है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका आता है, फिर उसके बाद अटलांटिक आता है और सबसे लास्ट में छठा आता है यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो प्रश्न नंबर 12, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? इसका मतलब ये है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र की जो बाउंड्री है वो किस राज्य में पड़ती है। ऑप्शन देखते हैं, केरल, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र। देखो इसका सही आंसर जो है वो है गुजरात, क्योंकि गुजरात में ही सबसे लंबी तटरेखा देखने को मिलती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है, जबकि केरल में कम है, ओडिशा महाराष्ट्र सब में है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो गुजरात में, क्योंकि वो देखो ना अपने वो राउंड सी जो होती है वो देखने में छोटी है लेकिन बहुत लंबी बैठ जाती है वो। तो 12वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13वां, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में लिग्नाइट का ऑप्शन देखते हैं एक बार, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में ही सबसे ज़्यादा लिग्नाइट अगर भारत की बात करें तो पाया जाता है। तो 13 का सी यानी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 14, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही महत्वपूर्ण, जाना माना सा प्रश्न, आप सब इसका आंसर जानते भी होंगे, ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी चलो मैंने ऑप्शन दे दिए, कावेरी, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर है गंगा। वेरी गुड, गंगा इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन देखते हैं एक बार, गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से या फिर मत्स्य उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति की बात करें तो सफेद, और उसमें क्या चीज सफेद है? दूध। तो श्वेत क्रांति का मतलब दूध उत्पादन से, 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1948, 1945, 1949 या फिर 1947। तो देखो आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो प्रश्न है किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा या फिर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा और या फिर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। देखो डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उद्योग मंत्रालय की बात है, जब फाइनेंस की बात चल रही है तो ऊपर नहीं, तीनों फाइनेंस के हैं, लेकिन ये नहीं, योजना आयोग भी निकाल दो। ठीक है, बचा भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारत के वित्त मंत्रालय। ऐसे आप प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं जब आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता हो। लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर एक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो सी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत में सीमांत जोत का आकार है। सीमांत जोत कितनी होती है भारत में? ए 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में या फिर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में या फिर 1 हेक्टेयर से कम। तो भारत में सीमांत जोत की बात करें तो वो डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर से कम वाली जो होती है वो सीमांत जोत की श्रेणी में आ जाती है। 18वें का डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी, ऑप्शन देख लेते हैं, कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन या फिर शेयर को। तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वें का बी क्रेडिट कार्ड। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? ठीक है, इंडिया को भारत भी कहा गया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। देखो मैंने पॉलिटी के संबंध में जो वीडियो बनाई है उसमें भी बताया है, जब भारत के अगर नाम की बात को तो अनुच्छेद 1 या फिर अनुसूची 1, उन सब में हमें भारत का नाम ही देखने को मिलता है।
ठीक है, तो इस हिसाब से जो अनुच्छेद ए है यानी ऑप्शन ए है वही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 1 में भारत का जो नाम है वो इंडिया भी कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा 20वें का। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन 5, बी 7, सी 9 या फिर डी 11। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये इस समय वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लेना, याद हो जाएंगे आपके। तो 21वें का डी बिल्कुल सही है। 22वां, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलिराम, रवि रॉय या फिर जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा की बात करें तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर, यानी इस प्रकार हमारा डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 23, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1865, 1866, 1897 या फिर 1916। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें तो 1866 में उसकी स्थापना हुई थी, इसलिए जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी प्रश्न नंबर 24 आपके सामने, नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व होती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। 1/5, 1/7, 1/3 या फिर 1/4। तो नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिकाओं में 1/3 सीटें रिजर्व होती हैं। इसी प्रकार हमारा जो सी ऑप्शन है 1/3 बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। द्रव घनत्व मापी, आर्द्रता मापी, मनोमान मापी या फिर पवनोवेग मापी। तो आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी बहुत आसान है, कॉमन सा क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने किया था? आवर्त सारणी, ऑप्शन देख लेते हैं। मेंडलीफ, लेवोंजियर, जॉन न्यूटलेस, लोथार मेयर। तो आवर्त सारणी की बात करें तो सबसे पहले एक ही नाम कानों में आता है, सुनने में आता है सबको, मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी बचपन से आप सुनते हुए आए होंगे। तो इसी प्रकार इसका जो ऑप्शन ए है वो भी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आग को बुझाने के लिए नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आग बुझाने के लिए हमारे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाती है। 28वां, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यकृत में, फेफड़ों में, प्लीहा में या फिर गुर्दों में। तो यूरिया की बात करें तो यूरिया जो हमारा ए ऑप्शन है यकृत में संश्लेषित होता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 29, इंसुलिन सक्रिय होते हैं। इंसुलिन किस में सक्रिय होते हैं? अग्नाशय में, पैराथायराइड, थाइमस या प्यूसिका में। तो इंसुलिन की बात करें तो जो अग्नाशय होते हैं उसी में सक्रिय होते हैं। इसी प्रकार हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 29 का अग्नाशय सही। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी प्रश्न नंबर 30, ये कुछ प्रश्न हिंदी के हैं क्योंकि हिंदी भी एग्जाम में आएगी 2-4 क्वेश्चन। प्रतिकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल, देखते हैं ऑप्शन। समान, प्रतिदर्श, अनुकूल या फिर अनुसार। तो प्रतिकूल की बात करें तो प्रतिकूल का जो अपोजिट है अनुकूल, सी। तो सी बिल्कुल सही रहेगा। 31, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्वय का संधि विच्छेद है, देखते हैं ऑप्शन। अनु प्लस ए, अनु प्लस आय, अनु प्लस ए या फिर अनु प्लस आय। तो इसका जो सी ऑप्शन है अनु प्लस ए। देखो ए और सी दोनों ठीक है लेकिन बस थोड़ा सा मात्राओं का अंतर है, तो सी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा अनु प्लस ए। प्रश्न नंबर 32, कलेजे पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ है। कॉमन भाषा में भी आपने देखोगे लोग यूज करते हैं इसको, समाज में आजकल एक दूसरे के हैं, खैर छोड़िए। ऑप्शन ए दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। कलेजे पर सांप लेटना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ईर्ष्या से जल उठना। कलेजे पर सांप लेटना, ईर्ष्या से जल उठना। प्रश्न नंबर 33, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, ये पहले भी एक बार टेस्ट में हम देख चुके हैं, खैर कोई बात नहीं। ए कवित्री, कवियत्री, कवित्री या फिर कवियत्री।
तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन और सही वर्तनी है वो तुम्हारी है सी, कवित्री। तो ये वाला बिल्कुल सही है, इसको एक बार देख के अच्छी तरह से याद रख लेना इसकी वर्तनी को। 33वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 34, वह स्त्री जिसका पति परदेश या फिर विदेश गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं शुद्ध हिंदी में? ठीक है, तो नवोदा, प्रवत्य पतिका, प्रोसित पतिका या फिर आगत पतिका। तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्रेषित पतिका। इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसका पति विदेश गया हो उसे कहते हैं प्रोसित पतिका। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनते हैं, उतक, अंग, परमाणु और कोशिकाएं। तो मेरे हिसाब से इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो देखो उतक, अंग और परमाणु, कोशिकाएं। तो इसमें जो परमाणु है वो अलग है, बाकी सब उतक, अंग और कोशिकाएं हमारे शरीर के भागों के नाम हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, परमाणु वो बिल्कुल अलग है। प्रश्न नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय क्षुब्धग्रह दिवस कब मनाया जाता है? देख लेते हैं ऑप्शन ए 30 जून को, 28 जून को, 3 जुलाई को या फिर 7 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुब्धग्रह की बात करें तो क्षुब्धग्रह 30 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुब्धग्रह दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको याद रख लेना। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुब्धग्रह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 37, किस कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, केरल कृषि विश्वविद्यालय त्रिशूर और जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने एक नई किस्म अमरूद की निकाली है जिसका नाम है काला अमरूद। प्रश्न नंबर 38, 2 जून 2021 को किस वर्ष 21 यानी 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बंकर प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा की गई? ओल्गा टोकारुज, एना बर्स, मारिक लुकास रिजेनवेल्ड या फिर डेविस डुआप। तो इसका सही ऑप्शन है डेविस डुआप, इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 39, जून 2021 में संपन्न टेनिस के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देख लो एक बार, कॉमन से ऑप्शन होंगे। नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, सटफोनांस, सित्सिपास, डेनियस मेदवेदेव। अजीब अजीब से नाम है, खैर कोई बात नहीं। उन्होंने जीता है जो हर बार जीतते हैं, नोवाक जोकोविक। 39वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 प्रश्न हमारा है। प्रश्न नंबर 40, उम्मीद करता हूं कि जो प्रश्न मैं बनाए हैं ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और बहुत सारे प्रश्न इसमें से एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही, तो प्लीज उनको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 40, मई 2021 में प्रथम एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखते हैं, एप्पल के द्वारा, पेंटागन, सी माइक्रोसॉफ्ट या फिर IBM। तो इसका सही ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 21 में प्रथम एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद शुरू किया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, जून 2021 में 31वें भारतीय थाईलैंड समन्वित गश्त 2021 का आयोजन किया गया। इस समुद्री नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है? 2005 से, 2006 से, 2008 से या फिर 2010 से? तो 2005 से इस भारत थाईलैंड समन्वित गश्त का आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 42, अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कितनी राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत की गई है? 500 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए या फिर 945 करोड़ रुपए? तो बिल्कुल देखो यही सबसे अलग है, यही इसका ऑप्शन है। ऑप्शन सही है 945 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 43, दिसंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान पर उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। कहां पर? हैदराबाद, बंगलुरु, राजकोट या फिर इंफोल? तो इसका सही ऑप्शन है हैदराबाद। हैदराबाद में उन्होंने एक टनल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट 44, पीसो किस देश की मुद्रा है? दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, जापान, इटली? पीसो की बात करें तो मैक्सिको की जो मुद्रा है वो पीसो है। इंडिया, द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है द फ्यूचर इज नाउ, किसके द्वारा लिखी गई? देखते हैं ऑप्शन, नटवर सिंह, अरुंधति राय, शशि थरूर या फिर अमीश त्रिपाठी? तो इसका सही है शशि थरूर, सी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्हीं के द्वारा किताब लिखी गई है। प्रश्न नंबर 46, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं?
बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? मनीला, स्टॉकहोम, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क। तो जो बी ऑप्शन है स्टॉकहोम, वहीं पर प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? दोस्तों आपने देखा होगा ज्यादातर जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो सब जेनेवा में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जिसका नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर विश्व व्यापार संगठन। तो इसका जो सही ऑप्शन है, बाकी सबके हैं, लेकिन खाद्य एवं कृषि संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? ये क्वेश्चन एनवायरमेंट का है। देखो दो तरह के घटक होते हैं, एक तो जैव और एक अजैव। तो इसमें पूछा है कौन सा अजैव है? हरे पौधे, गहरे हरे पौधे, पानी या फिर परजीवी। तो जिसमें जीवन होता है वो जैव होता है, जिसमें जीवन ना हो वो अजैव होता है। तो देखो देखने से पता चल रहा है जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, वही बिल्कुल अलग है, उसी में जीवन नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 48वें का सी। 49वां, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। ऑप्शन 15 जून को, 5 जून को, 10 अक्टूबर को या फिर 8 मार्च को। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट और 50वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा भारत का राज्य है। और इसी के साथ हमारी जो श्रृंखला है वो पूरी हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसके सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और आपने याद भी कर लिए होंगे, और यदि आपको नहीं आता है तो उसको आप देख लेंगे, याद कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।